नमस्कार। आज मध्यकालीन यूरोप में हम पढ़ेंगे 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध ये यूरोप की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है मध्यकालीन यूरोपियन इतिहास की, और ये 1618 से 1648 ईस्वी तक युद्ध चला था। धर्म युद्ध था ये, इसलिए 30 वर्ष तक चलने के कारण इसको हम 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। युद्ध में भाग लेने वाले प्रमुख देशों में ऑस्ट्रिया, जो कि स्पेनिश साम्राज्य के अंतर्गत आता था, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड प्रमुख थे। इसके प्रमुख कारणों में अगर हम देखेंगे तो पाएंगे, पहला कारण धार्मिक कारण था, जो कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जो ईसाई धर्म के दो संप्रदाय थे, जो हमने आपको पुनर्जागरण में पढ़ाया था ईसाई धर्म के दो संप्रदायों के बारे में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इन दो संप्रदायों के मानने वाले लोगों के बीच की लड़ाई थी। और दूसरा जो कारण था वो था राजनीतिक कारण में स्पेन के हैब्सबर्ग वंश और फ्रांस के बूर्बो राजवंश के बीच में सर्वोच्चता सिद्ध करने का प्रश्न था। तत्कालीन मध्यकालीन यूरोप में स्पेन का जो हैब्सबर्ग वंश था वो यूरोप की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति था, और फ्रांस का बूर्बो वंश यह चाहता था कि वह स्पेन को पराजित करके फ्रांस जो है वो यूरोप की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता बन जाए। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी था कि जो आगसबर्ग की संधि हुई थी 1555 ईस्वी में, उसका भी उल्लंघन प्रारंभ हो गया था। कैथोलिक मानने वाले संप्रदाय और प्रोटेस्टेंट मानने वाले संप्रदाय के लोगों में इसमें यह था कि कहीं किसी देशों में अगर राजा कट्टर कैथोलिक है तो वो अपनी प्रजा पर दबाव डाल रहा था कि प्रजा भी उसी के मन का संप्रदाय माने। अगर वो कैथोलिक है तो प्रजा भी कैथोलिक हो जाए, और जहाँ मेजॉरिटी में प्रजा कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट है तो वो अपने राजा को यह मनमाना चाहती थी कि वो कोई ऐसा नियम लागू करके उनके मन का ही संप्रदाय जो है वो पूरे देश में लागू करें और स्वयं भी उस संप्रदाय को अपनाएं। तो एक तरह से राजा और प्रजा के बीच में भी यह जो मतभेद थे वो बढ़ने लगे और आगसबर्ग की संधि समाप्त होने लगी। ये इसका तत्कालीन कारण जो है वो ये है, जिस कारण से युद्ध प्रारंभ हुआ वो ये था कि बोहेमिया, जो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ही आता था, ऑस्ट्रिया के अधीन ही आता था, बोहेमिया एक जो ऑटोनोमस एक छोटी सी टर्शरी थी, उसका जो एक शहर था प्राग शहर में जो कैथोलिक शासक थे जर्मनी के फर्डिनेंड द्वितीय, उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि वहां जाकर वो कैथोलिक संप्रदाय, ईसाई धर्म के कैथोलिक संप्रदाय का प्रचार प्रसार करें और वहां के जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उन्हें पुनः कैथोलिक संप्रदाय में आने के लिए प्रेरित करें। तो ये जो दूत जो थे वो प्राग में प्रोटेस्टेंट चर्च में गए और वहाँ के लोगों को वो कैथोलिक संप्रदाय अपनाने के बारे में कहने लगे। तो इसमें इन दूतों में और प्रोटेस्टेंट लोगों में, प्रोटेस्टेंटवादियों में एक झड़प हो गई और बात मारपीट तक आ गई, और इसके बाद में उन्होंने प्रोटेस्टेंट वहाँ के जो लोग मौजूद थे उन्होंने उन दूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। यहाँ पर अगर जो दोषी थे उनको सजा दे दी जाती तो बात यहाँ पर समाप्त हो जाती, आपसी समझौते में ये बात समाप्त हो जाती, परंतु दूतों के अपमान का शासक ने अपने खिलाफ खुली चुनौती समझा। प्रोटेस्टेंट वादियों की कैथोलिकों ने अपने खिलाफ खुली चुनौती समझा और बोहेमिया पर आक्रमण कर दिया। यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि 1618 से 1648 तक जो 30 वर्षीय युद्ध है वो पूरे 30 वर्षों तक चला और 4 अलग अलग कालखंडों में बांटा गया इसको। बोहेमिया फेज जो था वो 1618 से 1625 तक चला। डेनिश कालखंड जो था 1625 से 1630 तक चला। स्वीडिश कालखंड 1630 से 1635 तक, और फ्रेंच फेज या फ्रांसीसी कालखंड जो था वो 1635 से 1648 तक चला। अब हम इन चारों फेजेस को विस्तार से देखेंगे। 1618 में बोहेमिया, जो कि प्रोटेस्टेंट था, उस पर जर्मन सम्राट फर्डिनेंड जो कि कैथोलिक थे, और स्पेन के हैब्सबर्ग सम्राट फिलिप तृतीय ने
आक्रमण कर दिया। स्पेन के हैब्सबर्ग वंश के सम्राट थे फिलिप तृतीय, ये भी कट्टर कैथोलिक थे। इन दोनों ने मिलकर बोहेमिया पर आक्रमण कर दिया और बोहेमिया बहादुरी के साथ सामना करने के बावजूद पराजित हो गया, बोहेमिया हार गया। बोहेमिया के हार से अन्य प्रोटेस्टेंट देशों में आक्रोश व्याप्त हो गया और वो बोहेमिया के साथ देने के लिए युद्ध में उतर पड़े। और इसका नेतृत्व किसने किया? डेनमार्क ने। डेनमार्क ने अब 1625 से 1630 तक युद्ध का नेतृत्व किया, इसलिए इसको डेनिश कालखंड या डेनिश फेज कहा गया। जिस देश ने जिस कालखंड में जिस समय में युद्ध का नेतृत्व किया उसी के नाम से उस फेज का नाम है। डेनमार्क ने जब 1625 से 30 तक इस युद्ध का नेतृत्व किया तो उस कालखंड को कहा गया डेनिश फेज या डेनिश कालखंड। डेनमार्क के शासक क्रिश्चियन चतुर्थ थे। इनको सहायता मिली थी इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम से और अन्य प्रोटेस्टेंट देशों की। इनके खिलाफ युद्ध में थे जर्मनी के शासक फर्डिनेंड द्वितीय और स्पेन के हैब्सबर्ग वंश। लेकिन स्पेन, हमने आपको बताया कि स्पेन यूरोप की तत्कालीन समय में यूरोप की सर्वोच्च शक्ति था, सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक शक्ति था स्पेन का हैब्सबर्ग वंश। स्पेन देश सर्वोच्च शक्ति था, तो स्पेन और जर्मनी ने साथ मिलकर युद्ध किया, डेनमार्क और उसके साथी देशों को पराजित कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि कैथोलिकों की पुनः विजय हुई और ल्यूबेक की संधि 1629 के द्वारा यह युद्ध डेनमार्क की पराजय के साथ में समाप्त हो गया। डेनमार्क की पराजय के साथ यह युद्ध रुका नहीं और आगे चल के इसका नेतृत्व किया स्वीडन ने। 1630 से 1635 तक 5 वर्ष इस युद्ध का नेतृत्व स्वीडन ने किया। तो इसका तीसरा जो फेज थी उसको हम स्वीडिश फेज के नाम से जानते हैं। स्वीडन के राजा थे गुस्ताफस एडोल्फस। गुस्ताफस एडोल्फस एक वीर शासक था और उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त कर रखी थी। उसका यहाँ पर एक आश्चर्य की बात यह हुई कि स्वीडन के प्रोटेस्टेंट शासक का साथ देने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस के बुर्बो वंश का शासक लुई 13 आगे आया और उसने आर्थिक और हथियार की शक्ति स्वीडन के प्रोटेस्टेंट शासक को प्रदान की और प्रोटेस्टेंट स्वीडन का शासक और अन्य प्रोटेस्टेंट देशों ने मिलकर जर्मनी और स्पेन का सामना किया। फ्रांस का शासक कैथोलिक था, तो वो क्यों प्रोटेस्टेंट देशों का साथ दे रहा था? क्यों वो अपने कैथोलिक देशों के ही खिलाफ प्रोटेस्टेंट को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था? उसका ये प्रत्यक्ष कारण था कि अब यह 30 वर्षीय युद्ध केवल धार्मिक युद्ध न रहकर राजनीतिक युद्ध बन चुका था। धार्मिक युद्ध की आड़ में लुई 13 और इनका प्रधानमंत्री जो इनका मुख्य सलाहकार भी था कार्डिनल रिशलू, ये दोनों स्पेन को हराकर यूरोप की सर्वोच्च शक्ति बनना चाहते थे। कार्डिनल रिशलू का मत था कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हैं। जिस भी तरीके से हम अपने देश को एक सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बना सकें, हमें वही करना चाहिए। और यह इसने रिशलू ने अपनी पुस्तक, अपने विचार जो थे अपनी पुस्तक पॉलिटी में वर्णित किए। लुई 13 ने और कार्डिनल रिशलू ने यहाँ पर प्रोटेस्टेंटों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करके युद्ध में भाग लिया। परंतु इसी समय एक घटना हो गई। 1635 में स्वीडन के शासक एडोल्फस की मृत्यु हो गई और एडोल्फस की मृत्यु के साथ ही स्वीडिश सेनाएं पीछे हट गईं। स्वीडिश सेनाओं को पीछे हटता देखकर फ्रांस में लुई 13 ने यह सोचा कि अब इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा और प्रोटेस्टेंटवादी अपनी हार मान लेंगे और यहाँ पर फिर से स्पेन जो है वो सर्वोच्च शक्ति बना रहेगा। तो ये देखकर फ्रांस प्रत्यक्ष रूप से अब युद्ध का नेतृत्व करने के लिए आगे आ गया। यह फेज चली 1635 से 1648 तक। इस फेज को कहेंगे, क्योंकि फ्रांस नेतृत्व कर रहा था इसलिए इसको कहेंगे फ्रेंच फेज या फ्रांसीसी कालखंड।
1635 से 1648 तक का की फेज जो थी वो थी फ्रेंच फेज। यहाँ पर फ्रांस का शासक लुई 13 कार्डिनल रिशलू के साथ में प्रोटेस्टेंट देशों के साथ प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लेने के लिए आ गया, नेतृत्व करने के लिए आ गया। किसके अगेंस्ट? स्पेन के हैब्सबर्ग वंश के अगेंस्ट। अब यहाँ पर स्पेन के शासक थे चतुर्थ। स्पेन में अब फिलिप और अन्य कैथोलिक शासक थे। फिलिप चतुर्थ का शासन था। फिलिप तृतीय की मृत्यु हो चुकी थी। स्पेन में अब फिलिप चतुर्थ का शासन था और इनके साथ में अन्य कैथोलिक देश भी युद्ध में भाग ले रहे थे। यहाँ पर एक घटना घटी कि 1642 ईस्वी में फ्रांस के प्रधानमंत्री या कार्डिनल रिशलू, जो कि मुख्य सलाहकार भी थे लुई 13 के, उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा लगने लगा कि फ्रांस जो है वो वापस हो जाएगा युद्ध से, क्योंकि जो रिशलू थे वही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे युद्ध को जारी रखने में। परंतु प्रधानमंत्री रिशलू अपने जीवन काल में ही दूसरा एक व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति था, मेजरिन, उसको प्रधानमंत्री बना गए थे, कार्डिनल मेजरिन। मेजरिन ने यह युद्ध जारी रखा और कैथोलिकों का पलड़ा लगातार फ्रांस का पलड़ा, कैथोलिक तो फ्रांस भी था, अब यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई नहीं रही, अब यहाँ राजनीतिक लड़ाई हो गई। फ्रांस भी कैथोलिक और स्पेन भी कैथोलिक, लेकिन अब यहाँ हो गया बूर्बो वंश फ्रांस और स्पेन के बीच की लड़ाई। अब ये यहाँ पर फ्रांस का पलड़ा लगातार भारी हो रहा था और अब तक यूरोप में लगभग 80 लाख मृत्यु हो चुकी थी और बहुत बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हो चुकी थी। तब यहाँ पर युद्ध समाप्त करने का विचार किया गया और 1648 में वेस्टफेलिया जो है वो जर्मनी का ही एक राज्य है। तो वेस्टफेलिया में एक संधि हुई जिसके तहत यह युद्ध समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से 1618 से 1648 तक चलने वाला 30 वर्षीय युद्ध वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा समाप्त हुआ और इसी के साथ में फ्रांस जो था वो यूरोप की सर्वोच्च शक्ति बन गया। अब हम देखेंगे इस युद्ध के प्रमुख परिणामों को। 30 वर्षीय युद्ध के प्रमुख परिणाम में पहला जो एक मेन था रिजल्ट, मुख्य परिणाम यह था कि स्पेनी जो शासक था वो हैब्सबर्ग वंश की सत्ता समाप्त हो चुकी थी, उसका आधिपत्य समाप्त हो चुका था, उसकी सर्वोच्चता समाप्त हो चुकी थी और फ्रांस का बूर्बो वंश लुई 13 जो बूर्बो वंश का था, फ्रांस जो था विश्व की यूरोप की सर्वोच्च शक्ति बन चुका था। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम था वह यह था कि वेस्टफेलिया की संधि के बाद में राजा और प्रजा दोनों को यह अधिकार पहले से ही था कि जो चाहे जिस संप्रदाय में जाए, लेकिन अब यह तय कर दिया गया कि ना ही कैथोलिक राजा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, अपनी प्रजा पर या अपने अधीन छोटे देशों पर कोई भी इस प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा कि वो वही संप्रदाय माने जो उसका है, और ना ही प्रजा अगर मेजॉरिटी में राजा से अलग संप्रदाय की है तो वो राजा पर दबाव नहीं डालेगी कि वो राजा जो है वो उनके लिए उनका संप्रदाय माने। इसके अलावा यह तय किया गया कि कोई भी देश आगे से कोई भी देश अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा और कोई भी देश दूसरे देश की आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो छोटे देश होंगे उनकी भी संप्रभुता मानी गई, वो भी अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकेंगे, स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीति आंतरिक और बाह्य का संचालन कर सकेंगे और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी की अपनी स्वतंत्र स्वायत्ता संप्रभुता को मान्यता दी गई और सभी के अपने अपने निर्णय होंगे और कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ वह यह था कि होली रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रभाव कम हुआ। अब ये पवित्र रोमन साम्राज्य क्या है? हमने आपको बताया था कि जो ईसाई धर्म के जो धर्माधिकारी है, सर्वोच्च धर्माधिकारी पोप, वो रोम की वेटिकन सिटी में, वेटिकन चर्च में रहते थे
और जितने भी यूरोप के बड़े बड़े देश जो थे उनके राजा मिलकर वो पोप के अधीन, पोप का साम्राज्य उन्हें मानना पड़ता था। अब पोप का साम्राज्य कैसा है? धार्मिक। तो वो क्या हो गया? पवित्र। तो ये पवित्र है कहाँ? रोम में। रोम में वो रह रहे हैं, इसलिए उसे पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता था और वो सर्वोच्च शक्ति माने जाते थे पोप। अब इस वेस्टफेलिया संधि के बाद में पोप तो कट्टर कैथोलिक थे, अब तो पूरी छूट मिल गई थी, कोई कैथोलिक संप्रदाय ग्रहण करे या कोई भी देश, छोटे से छोटा देश चाहे वो कैथोलिक संप्रदाय को से हटकर प्रोटेस्टेंट में, उदारवाद में आ सकता है। तो अब जो पहले का प्रभाव था, जो पहले का भय था होली रोमन साम्राज्य का अर्थात पोप का, वो कम हो गया। वो धर्माधिकारी तो रहे, उनका आदर सम्मान वही रहा, लेकिन जो उनका प्रभाव था, जो उनका भय था, वो अब यूरोप में कम हो गया। इसी के साथ में हमारा 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ 1618 से 1648 तक। अब अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।